अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। वर्क डन कितना करना पड़ेगा इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जो भी हमने थ्योरेटिकल डिस्कशन किया उसके रिस्पेक्ट में मैं फिर रिपीट कर दूं कि वर्क डन जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी पोटेंशियल के साथ, जब पोटेंशियल एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फाइंड आउट वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q इक्वल टू 5 माइक्रोकूलम्स फ्रॉम 0 0 0 टू 2 minus 1 4 where e is equal to 2xyz ax plus x square y ay plus xy square az। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देकर रखी हुई है एक पर्टिकुलर रीजन की एग्जिस्टिंग, जिसके अंदर हमें क्यू चार्ज को मूव करना है 5 माइक्रोकूलम्स को। ओरिजिन 0 0 0 से पी पॉइंट तक माना कि 2 माइनस 1 4 पी पॉइंट है। तो ये ओरिजिन है और पी पॉइंट तक अगर मैं इसको मूव करवाना चाहती हूँ 0 0 0 से 2 माइनस 1 4 तक 5 माइक्रोकूलम्स चार्ज को। तो अब कैसे हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे इन मूविंग अ 5 microcoulombs charge from O to P where electric field is already given to us। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट मतलब O टू P मेंशन कर दे रहे हैं, E डॉट dl परफॉर्म करना पड़ेगा हमें। ई का जो एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है वो ऊपर है, पर डीएल का एक्सप्रेशन हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से लिख सकते हैं, dx ax प्लस dy ay प्लस dz az, ये डीएल वेक्टर होता है। इसी तरीके से हम डीएल वेक्टर को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिफाइन कर सकते हैं और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डिफाइन कर सकते हैं। चूंकि ये क्वेश्चन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ हम कर रहे हैं तो इसलिए डीएल का एक्सप्रेशन मैं कार्टेशियन वाला पिक कर रही हूँ। चलिए तो सम में हम W फाइंड आउट करते हैं। W इज इक्वल टू -5 इंटू 10⁻⁻⁶। इंटीग्रेशन में 0 टू P है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और E का एक्सप्रेशन हम पूरा सब्सटीट्यूट कर दे रहे हैं जो गिवन E है। डॉट DL की जगह में ये पूरा सब्सटीट्यूट कर दे। जब दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सेम यूनिट वेक्टर्स वाले जो कंपोनेंट्स होंगे उनका डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2xyz इंटू dx ये टर्म आएगी। सेकेंड टर्म में ए वाई है, यहाँ भी ए वाई है तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई हो जाएगा। थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर वाई डी जेड हो जाएगा और डॉट प्रोडक्ट नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का आंसर जो होता है वो स्केलर होता है। -5 इंटू 10⁻⁶ है ही। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है वो x के रिस्पेक्ट में करना है, सेकेंड टर्म में y के रिस्पेक्ट में, थर्ड टर्म में हमें z के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब x के टर्म में हमें डिफरेंशिएशन करना है तो O टू P पाथ में हम इन बिटवीन दो पॉइंट्स ऐसे सर्च आउट करेंगे ताकि O टू A x का वेरिएशन चले और A टू B Y का वेरिएशन हो और B टू P Z का वेरिएशन हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्क डन अगर O टू P फाइंड करते हैं तो अगर W1 आता है और इस पाथ से भी मैं O टू P जाने की कोशिश करूं और अगर W2 आता है तो इसका मतलब W1 इज इक्वल टू W2 ही होगा। वर्क डन फाइंड आउट करना, इस चार्ज को मूव करके इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कंजर्वेटिव फील्ड है तो इसका मीनिंग ही है कंजर्वेटिव फील्ड का कि एक पॉइंट से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हैं। वर्क डन वही सेम होगा, या तो खर्च करनी पड़ेगी सिस्टम को एनर्जी या सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, और वापस लौटने पर जस्ट उसका अपोजिट होगा, जैसा कि अभी थ्योरी में मैंने समझाया था। तो O टू P जाने में मैं वो रास्ता चुन रही हूँ जिसमें O टू A में X वेरी हो रहा है, A टू B में Y वेरी हो रहा है, B टू P में Z वेरी हो रहा है। तो पूरे पाथ को OA, AB और BP में ऐसे स्प्लिट कर दिया, तो OA, AB और BP में स्प्लिट कर दिया है पूरे पाथ को। तो O टू A में A के कोऑर्डिनेट्स को मैं किस तरीके से, मुझे अल्टीमेटली 0 0 0 से 2 माइनस 1 4 तक पहुंचना है, तो मैं A को ऐसे रखूंगी कि O टू A जाने में सिर्फ X बदले, Y और Z कांस्टेंट रहे। तो नेचुरली मैंने एक पॉइंट सर्च कर लिया है, 0 टू 2 X का वेरिएशन हो जा रहा है और Y 0 0 ही रह रहा है, Z 0 0 रह रहा है।
अब A टू B जाने में मैं सिर्फ Y के वेरिएशन को चेक करूंगी, तो 0 टू -1 तक Y को वेरी कर रही हूँ, 0 टू -1 तक, और X 2 ही रहा, Z 0 ही रहा। अब हम B टू P में, B भी हमारा सर्च हो गया है, B टू P को हम चेक कर ले तो X 2 ही रहा, Y -1 ही रहा, और Z जो है वो 0 टू 4 हो चुका है। इस तरीके से हमारे ये सेल्फ डिफाइंड पॉइंट्स है, जिसमें O टू A में X वेरी हो रहा है, Y और Z कांस्टेंट है, A टू B में Y वेरी हो रहा है, X और Z कांस्टेंट है, और B टू P में X और Y कांस्टेंट है, Z वेरी हो रहा है। तो हम सब्सटीट्यूशन में x1 x2 की जगह 0 टू 0 एंड 2 सब्सटीट्यूट करेंगे, y1 y2 में 0 और -1 सब्सटीट्यूट करेंगे, z1 z2 में हम 0 और 4 सब्सटीट्यूट करेंगे। तो इन्हीं टर्म्स में मैंने यहाँ पर 0 0 0 से 2 0 0 तक यहाँ से मैं एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ। एक्स स्क्वायर वाई में 2 0 0 से 2 -1 0 में मैं वर्क डन फाइंड आउट कर रही हूँ या एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ। 2 -1 0 से 2 -1 4 तक मैं अगली एनर्जी फाइंड आउट कर रही हूँ। मतलब सेगमेंट में मैं E.dl फाइंड आउट कर रही हूँ। यहाँ पर एक E.dl फाइंड आउट कर रही हूँ, एक E.dl मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रही हूँ, एक E.dl मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रही हूँ, और सारे E.dls का एडिशन करने पर मुझे टोटल वर्क डन मिलेगा Q चार्ज को, मतलब 5 माइक्रोकूलम्स को 0 टू P मूव करवाने में। तो सम को करने का तरीका ये होता है। अब मैं बोर्ड रब करके आगे का सॉल्व कर देती हूँ, पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियल पॉइंट आपका 0 0 है, फाइनल पॉइंट आपका A है इस सेगमेंट में, तो नेचुरली 2 0 0 है। तो जहां मुझे Y रखना होगा वहां 0 रखूंगी, जहां Z रखना होगा वहां भी 0 रखूंगी, और X के वेरिएशन में इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगी। यहाँ पर Y के वेरिएशन में इंटीग्रेशन परफॉर्म करूंगी, और X को मैं 2 सब्सटीट्यूट करूंगी, Z को मैं 0 सब्सटीट्यूट करूंगी अगर एक्सप्रेशन में मिलता है तो। यहाँ पर x को 2 सब्सटीट्यूट करूंगी, कांस्टेंट जैसा डील कर रहे हैं। यहाँ पर y को मैं -1 से सब्सटीट्यूट करूंगी, कांस्टेंट जैसा डील कर रहे हैं, और z को वेरिएशन में 0 टू 4 में करूंगी इंटीग्रेशन में। तो इसका मतलब यहाँ पर y और z कांस्टेंट है, यहाँ पर x और z कांस्टेंट है, और यहाँ पर x और y कांस्टेंट है। बाकी वेरिएशन थर्ड पैरामीटर का हो रहा है फॉर इंटीग्रेशन। अब W का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंडिविजुअल इंटीग्रेशन को परफॉर्म करके हमें मिल जाएगा। तो -5 × 10⁻⁻6 एज इट इज। फर्स्ट टर्म में 2 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, x y z में x का इंटीग्रेशन होगा, लिमिट 0 टू 2x की हो जाएगी, 0 टू 2, और y और z को हम कांस्टेंट सब्सटीट्यूट कर देंगे, y 0 होगा और z 0। तो ये फर्स्ट टर्म फाइनली इसकी वजह से 0 ही इवैल्यूएट होगा। सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर वाई में y के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, और x की वैल्यू 2 होगी, तो इंटीग्रेशन के बाद 2 स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर 0 टू -1 लिमिट y की रहेगी, और y dy का इंटीग्रेशन होगा। थर्ड टर्म में z 0 टू 4 में वेरी होगा, और x y स्क्वायर कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा। x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू -1 सब्सटीट्यूट होगी, और dz का मतलब 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -5 × 10⁻⁻6, ये तो पूरी फर्स्ट टर्म 0 हो गई, यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 हो गया, y का इंटीग्रेशन y²/2, 0 टू -1 की लिमिट सब्सटीट्यूट हो गई, और यहाँ पर 2 × 1 2 हो जाएगा, और z इसका इंटीग्रेशन का आंसर आएगा 0 टू 4 लिमिट सब्सटीट्यूट होगी। पूरा जब हम सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल आंसर -5 × 10⁻⁵ जूल्स होगा, इसकी यूनिट जूल्स होगी। तो इस तरीके से ये आंसर होगा 5 माइक्रोकूलम्स को O टू P ले जाने में जो वर्क डन होगा वो इतना होगा, और ये माइनस है, इसका मतलब एनर्जी हम स्पेंड कर रहे हैं और सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो रही है।